नमस्कार। आज हम भौतिकी के एक बहुत ही कह सकते हैं रोमांचक कोने में झांक रहे हैं, एंटी मैटर। हाँ, इसे अक्सर असलियत का आईना भी कहा जाता है बिल्कुल। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी पेचीदा विषय की परतें खुलेगा। जी, तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो एंटी मैटर के इर्द गिर्द रहेगी। ये है क्या चीज, पदार्थ से अलग कैसे है, इस पर आजकल क्या काम चल रहा है और ये क्यों हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड का मतलब एक तरह का प्रतिबिंब माना जाता है। खासकर हम 19 मई 2025 तक की जो ताज़ा जानकारी है उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। एंटीमैटर हमें ब्रह्मांड की बनावट और उसकी जो बुनियादी समरूपताएं हैं, मतलब हाँ। सिमिट्रीज, उनके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। हम इसकी थ्योरी, इसके जो संभावित इस्तेमाल हैं और वो बड़ा रहस्य कि ब्रह्मांड में पदार्थ इतना ज़्यादा क्यों है और एंटीमैटर इतना कम, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये तो बड़ा सवाल है, पर सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जी, एंटी मैटर आखिर है क्या? देखिए, एंटीमैटर जो है वो एंटी पार्टिकल से बना है। ये हमारे सामान्य पदार्थ के कणों जैसे ही होते हैं। मतलब उनका द्रव्यमान यानी मास बिल्कुल उतना ही होता है। अच्छा, मास सेम। हाँ, मास बिल्कुल सेम। लेकिन उनका इलेक्ट्रिक चार्ज और कुछ दूसरी जो क्वांटम खासियतें हैं वो एकदम उल्टी होती हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ। उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह पॉजिटिव प्रोटॉन का साथी है नेगेटिव एंटी प्रोटॉन। अच्छा, तो मतलब हर कण का एक उल्टा साथी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। और इनसे मिलकर एंटी एटम भी बन सकते हैं। जैसे एंटी हाइड्रोजन, उसमें क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है और वो एक एंटी प्रोटॉन के चक्कर लगाता है। ठीक वैसे ही जैसे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर लगाता है। बिल्कुल वैसे ही, संरचना वही, बस कण उल्टे। और मैंने ये भी सुना है कि जब ये पदार्थ और एंटी मैटर मतलब आमने सामने आ जाते हैं तो नतीजा बड़ा जबरदस्त होता है। जबरदस्त से भी ज्यादा। इसे एनिहिलेशन कहते हैं। जब पदार्थ और एंटी मैटर मिलते हैं तो वो दोनों पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। नष्ट मतलब गायब। हाँ, वो अपनी सारी मास पूरी की पूरी ऊर्जा में बदल देते हैं। आइंस्टीन का वो मशहूर समीकरण है ना, E=mc²। हाँ हाँ, E=mc²। बिल्कुल उसी के हिसाब से। और ये ऊर्जा ज्यादातर गामा किरणों के रूप में निकलती है। और वो C² वाला हिस्सा, बाप रे, मतलब जरा सी मात्रा में भी कितनी जबरदस्त ऊर्जा निकलती होगी। बिल्कुल। ये ऊर्जा में बदलने का सबसे कुशल, सबसे एफिशिएंट तरीका है जो हमें पता है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर और 1 ग्राम पदार्थ अगर मिल जाएं तो करीब 43 किलोटन TNT जितनी ऊर्जा निकलेगी। 43 किलोटन, ये तो परमाणु बम जैसा हो गया। हाँ, तुलना के लिए सोचिए, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी सिर्फ 0.7% मास ही ऊर्जा में बदलता है, जबकि एनिहिलेशन में 100%। कमाल है। तो फिर ये असलियत का आईने वाली बात ये कहाँ से आई? ये इसकी सिमिट्री की वजह से है, मतलब समरूपता। भौतिकी में इसे CPT सिमिट्री कहते हैं। अगर आप 3 चीजें एक साथ पलट दें, C यानी चार्ज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। P यानी पैरिटी, मतलब स्पेस को शीशे की तरह उल्टा कर दें, और T यानी टाइम, समय की दिशा उलट दें, तो भौतिकी के नियम बदलते नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अच्छा, तीनों को एक साथ पलटने पर नियम नहीं बदलते। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि एंटी मैटर पदार्थ का एकदम सटीक आईने वाला प्रतिबिंब है। अगर मान लीजिए कोई ब्रह्मांड पूरी तरह एंटी मैटर से ही बना होता तो वो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा ही दिखता और वैसे ही काम करता। तो यहीं से वो सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई ऐसा समानांतर एंटी मैटर ब्रह्मांड हो सकता है? और फिर वो दूसरा वाला ज्यादा बड़ा सवाल, अगर बिग बैंग में पदार्थ और एंटी मैटर बराबर बने थे तो आज हमारे चारों तरफ सिर्फ पदार्थ ही क्यों है? एंटी मैटर कहाँ गया? ये वाकई में भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य हैं। पर एंटी मैटर का विचार आया कैसे? ये कोई नई चीज तो नहीं है। नहीं नहीं, इसकी कहानी तो काफी पुरानी है, 20th सेंचुरी की शुरुआत में, है ना? गणित से शुरू हुई थी। पॉल डिरैक ने 1928 में ही अपने समीकरणों से भविष्यवाणी कर दी थी कि एंटी पार्टिकल्स होने चाहिए। हाँ, जो उस समय बड़ा अजीब लगा होगा। बिल्कुल, जब तक कि 1932 में कार्ल एंडरसन ने असल में कॉस्मिक किरणों में उसे खोजने लिया, पॉजिट्रॉन को। फिर 1955 में एंटी प्रोटॉन मिले और फिर काफी बाद में 1995 में सर्न में पहला एंटी हाइड्रोजन परमाणु बनाया गया। हाँ, तो एक लंबी यात्रा रही है। और आज की तारीख में मतलब 2025 तक आते आते इस पर क्या काम चल रहा है, इसे बनाना और संभाल कर रखना तो बहुत मुश्किल काम लगता है। मुश्किल तो है, लेकिन सर्न जैसी जगहों पर काफी तरक्की हुई है।
इसे बनाते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर में, फिर खास तरह की मैग्नेटिक बॉटल्स होती हैं, उनमें फंसा कर रखते हैं। मैग्नेटिक बॉटल्स, हाँ, क्योंकि ये किसी चीज से छू नहीं सकता। एग्जैक्टली। सामान्य पदार्थ से छूते ही एनहिलेशन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो अल्फा प्रयोग था ना सर्न का 2011 में, उन्होंने एंटी हाइड्रोजन को 1000 सेकंड से ज्यादा रोक के रखा था, और एक ट्रैप प्रयोग ने तो एंटी प्रोटॉन को 405 दिनों तक कैद रखा था। बाप रे, 405 दिन। लेकिन ये सब करने में खर्चा कितना आता होगा? ये तो बहुत महंगा सौदा लगता है। बहुत ज्यादा। एक पुराना अनुमान था 1999 का कि 1 ग्राम एंटी हाइड्रोजन बनाने में $62.5 ट्रिलियन लगेंगे। ट्रिलियन डॉलर? हाँ, हालांकि हाल में 2023 में ऑक्सफोर्ड और सर्न ने मिलकर काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़े बनाने में सफलता पाई है, पर लागत अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और एक और सवाल था लोगों के मन में कि एंटी मैटर पर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का असर कैसा होता है? नीचे गिरता है या ऊपर जाता है? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल था। 2023 में सर्न में प्रयोग हुए और उन्होंने ये दिखाया कि एंटी मैटर भी सामान्य पदार्थ की तरह नीचे ही गिरता है। कहीं मिलता है, मतलब अपने आप? हाँ, मिलता है, पर बहुत ही कम मात्रा में। जो कॉस्मिक किरणें आती हैं अंतरिक्ष से, वो इसे बनाती हैं। यहाँ तक कि जो गरज वाले तूफान होते हैं ना जमीन पर, उनमें भी पॉजिट्रॉन बनते हैं। तूफानों में? ये तो नई बात है। हाँ, और ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के आसपास भी इसके बनने के संकेत मिले हैं। हालांकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर AMS डिटेक्टर लगा है, उसे अब तक एंटी मैटर से बने पूरे के पूरे तारों या आकाशगंगाओं का कोई सबूत नहीं मिला है। तो वो संभावना कम लगती है कि कहीं पूरी एंटी मैटर गैलेक्सी हो। अभी तक के डेटा के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। और फिर हम घूम फिर कर उसी बड़े रहस्य पर आ जाते हैं, पदार्थ एंटी मैटर की विषमता। ब्रह्मांड में पदार्थ ही क्यों हावी है? हाल ही में 2025 के एक नेचर जर्नल में छपे अध्ययन में कुछ शुरुआती संकेत मिले हैं। अच्छा, क्या संकेत? कि शायद पदार्थ और एंटी मैटर के कुछ खास कण होते हैं, बैरियन, वो शायद थोड़े अलग तरीके से क्षय होते हैं, मतलब टूटते हैं। ये शायद उस विषमता की वजह समझा सकता है, पर अभी इसकी पुष्टि के लिए बहुत ज्यादा काम बाकी है। ये बस एक शुरुआती सुराग है। तो मतलब अभी जवाब मिला नहीं है। अच्छा, इतनी पेचीदा और महंगी चीज के क्या कोई प्रैक्टिकल यूज, कोई व्यवहारिक उपयोग भी है आज की तारीख में? हाँ, एक बहुत अहम उपयोग है चिकित्सा में। पेट स्कैन का नाम सुना होगा। हाँ, पेट स्कैन तो काफी कॉमन है। तो पेट का मतलब ये है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल ही होता है शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने के लिए, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाने में। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये असल में अस्पतालों में इस्तेमाल। बिल्कुल, ये एक बड़ा उदाहरण है। सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसकी जो अपार ऊर्जा है, वो अंतरिक्ष यान के ईंधन के लिए बहुत जबरदस्त चीज हो सकती है। हाँ, वो E=mc² वाली बात। हाँ, सोचिए, सिर्फ 10 मिलीग्राम एंटी मैटर शायद 120 टन पारंपरिक रॉकेट ईंधन के बराबर ऊर्जा दे सकता है। लेकिन वही बात है, बनाने की लागत और इसे सुरक्षित रखना, ये फिलहाल इसे अव्यावहारिक बनाते हैं। वैसे 2024 के एक अध्ययन में परमाणु रिएक्टरों की निगरानी के लिए एंटी न्यूट्रिनो, जो न्यूट्रिनो के एंटी पार्टिकल हैं, का उपयोग करने का भी प्रस्ताव आया है। अच्छा, तो नए नए आइडियाज आ रहे हैं। तो सब कुछ समेटते हुए अगर देखें तो क्या वाकई में एक दर्पण ब्रह्मांड की संभावना है जैसा हम सोच रहे थे? देखिए, थ्योरी के हिसाब से वो जो CPT सिमेट्री है, वो इसकी इजाजत तो देती है, पर क्या क्वांटम लेवल पर जो अनिश्चितताएं होती हैं, वो इसे एक बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सटीक आईना बनने से रोकती हैं? ये एक सवाल है। हो सकता है कि पदार्थ और एंटी मैटर के बीच गुरुत्वाकर्षण या दूसरी ताकतों के साथ बर्ताव में बहुत ही मामूली, बहुत सूक्ष्म फर्क हों, जिन्हें हम अभी पकड़ नहीं पाए हैं। हाँ, जिन्हें शायद भविष्य के और ज्यादा संवेदनशील प्रयोग पकड़ पाएं। और अगर ऐसा कोई फर्क मिलता है, तो वो हमें शायद स्टैंडर्ड मॉडल से आगे की किसी नई भौतिकी की झलक दे सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि एंटी मैटर काफी हद तक तो पदार्थ का दर्पण प्रतिबिंब है ही। भार वही, चार्ज उल्टा, CPT सिमेट्री का पालन करता हुआ। और इसके नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, एनिहिलेशन, वो अविश्वसनीय ऊर्जा देती है। हाँ, और PET स्कैन जैसे इसके व्यावहारिक उपयोग भी हैं, भले ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में अभी लागत और तकनीक की बहुत बड़ी बाधाएं हों। पर सबसे बड़ा सवाल, वो गांठ अभी भी वही है। हमारा ब्रह्मांड एंटी मैटर के बजाय पदार्थ से ही क्यों भरा है? हालांकि जैसा आपने कहा, हालिया शोध कुछ उम्मीद जगा रहे हैं, कुछ सुराग दे रहे हैं।
बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। अगर एंटी मैटर सचमुच वास्तविकता का आईना है, तो वो कौन सा बारीक सा एकदम सूक्ष्म फर्क है, शायद क्वांटम के स्तर पर, जो हमारे ब्रह्मांड और उसके जो संभावित एंटी मैटर जुड़वा हो सकता है, उसके बीच की इस निखुट, इस परफेक्ट समरूपता को तोड़ता है। इस पर सोचना हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में और भी गहरे बुनियादी सवालों के और करीब ले जाता है।